हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर विलेज ऑफ पालमपुर वो सीखने की कोशिश की थी। एक बार फिर से उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा था पालमपुर में जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी होती है। आप बोलेंगे सर सेकेंडरी और टर्शरी का मतलब क्या है? तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग होता है और टर्शरी एक्टिविटी में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग भी है, तो उसके साथ सेकेंडरी एक्टिविटी ट्रेडिंग होती है, और टर्शरी एक्टिविटी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस तरह से वहां सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग होता है गुड़ का यानी जागरी का। तो इस प्रकार से तीनों एक्टिविटी वहां पे सक्सेसफुली रन की जाती है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से किसी भी प्रोडक्शन के लिए किस प्रकार के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो प्रकार के फैक्टर्स है, एक फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर, यानी ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की बात करेंगे तो हम दो तरह की चीजों को देखेंगे, एक है फिक्स कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में क्या होता है, जैसे कि लैंड है, टूल, मशीन्स, ये जो होता है ये रिक्वायरमेंट जो लगती है प्रोडक्शन के लिए, ये होता है फिक्स। इसका ही मतलब होता है इट इज यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत सालों तक इसको यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इस बार प्रोडक्शन निकाला तो आपने इन कैपिटल को इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट टाइम फिर से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर से इनको इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इसको कहते हैं फिक्स कैपिटल। दूसरा जो कैपिटल है वो है वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल होता क्या है, जब कभी भी प्रोडक्शन होगा, फिर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कुछ भी होगा उस वक्त में हमें हर बार एवरी टाइम हमें गरज होती है कि वर्किंग कैपिटल की। फिर इस तरह से वर्किंग कैपिटल होते क्या है, वर्किंग कैपिटल मेन चीज होता है रॉ मटेरियल, और दूसरा होता है कैपिटल इन हैंड या फिर मनी इन हैंड। हम मनी लिख देंगे, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, मनी इन हैंड। दोनों चीजें उस वक्त में जरूरी है जब प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, एवरी टाइम। ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल विच रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। इसके साथ में ये भी हमें जरूरत होता है ह्यूमन कैपिटल की, उसको भी वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं, लेकिन उसको अलग से हम पढ़ने वाले हैं। इस तरह से ये कैपिटल हमें रिक्वायर होती है। दूसरा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे तो दो प्रकार के यहां पे हमें लेबर मिलेंगे, वो होता है स्किल्ड और दूसरा अनस्किल्ड। दोनों तरह के लेबर की जरूरत होती है। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर फील्ड में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं तो मैक्सिमम अनस्किल्ड, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जहां स्किल वर्कर की जरूरत होती है। इसको हम बोलेंगे फिजिकल कैपिटल, लेकिन वो भी वर्किंग कैपिटल ही होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया ना? पालमपुर ये डेवलप्ड विलेज क्यों था? पालमपुर तो बहुत छोटा इस तरह का विलेज था। फिर डेवलप होने के लिए क्या फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो पालमपुर डेवलप इसलिए था क्योंकि वहां पे वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क था। दूसरा
वहां पे रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी। तीसरा, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम था। यानी तीन चीज क्या क्या था वहां पे चीजों का, वहां पे क्या था, वाई पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड विलेज। तो उसके लिए जरूरत जो चीजें थी, एक था ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, दूसरा था रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा था पालमपुर विलेज में इरिगेशन फैसिलिटीज। अब देखिए क्या होता है, जब आपके पास में रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इरिगेशन फैसिलिटी आराम से फुलफिल हो जाएगी। बहुत फार्मर्स के यहाँ पे क्या है, एक तो इरिगेशन किया हुआ है, डैम्स भी है, या फिर बहुत सारे फार्मर जो है उनके पास ट्यूबवेल्स है, ट्यूबवेल से वो पानी को इरिगेट करते हैं, और वो ट्यूबवेल से इरिगेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। यानी ये सारी चीजें होने की वजह से वहां की जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो सक्सेसफुली ले पाते हैं। अब सक्सेसफुली ले पाते हैं इन द सेंस, अब देखिए वहां तो लैंड तो लिमिटेड है, लैंड तो कभी बढ़ेगी नहीं, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ जाएगा। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए लिमिटेड लैंड से मैक्सिमम प्रोड्यूस कैसे निकाले, ये भी एक बड़ा इशू हो जाता है। तो पालमपुर ने क्या किया, पालमपुर में पहले तो हम देखेंगे कि किस तरह से पालमपुर में किस तरह से क्रॉप लिया जाता है साल भर में। जमीन तो उतनी ही है, लेकिन एक ही जमीन से वो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है मल्टीपल क्रॉपिंग करते, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप, ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप पर ईयर फ्रॉम द सेम लैंड। एक ही जमीन से एक से ज्यादा प्रोडक्शन एक साथ में निकालना, उसको ही कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इस तरह से पालमपुर में मल्टीपल क्रॉपिंग ली जाती है। तो पहला मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों ली जाता है, यानी व्हाई, तो क्यों लिया जाता है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जमीन उतनी ही है। तो वहां किस प्रकार का क्रॉपिंग पैटर्न है फिर, तो वहां पे देखिए दो सीजन, अपने यहां हर जगह पे दो सीजन होते हैं, एक होता है खरीफ, दूसरा होता है रबी। खरीफ क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है वो ऑनसेट ऑफ मानसून में शुरू होता है, ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी बरसात का सीजन जनरली शुरू होता है जून जुलाई के महीने में शुरू होता है। तो उस वक्त में पालमपुर में दो प्रकार के क्रॉप्स लिए जाते हैं, जवार, बाजरा, ये क्रॉप लिया जाता है। फॉडर की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉडर का मतलब क्रॉप विच इज यूज फॉर फीडिंग एनिमल्स, उनके जो कैटल है, उनके जानवर है, उसको फीड करने के लिए ये उगाया जाता है। हो सकता है और वो राइस का भी प्रोडक्शन ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि राइस जिसको 100 सेंटीमीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो पालमपुर में इरिगेटेड जमीन है तो वो आराम से फुलफिल कर सकते हैं। तो राइस का भी प्रोडक्शन लेते हैं, जवार का, बाजरा का, जिसका इस्तेमाल वो फॉडर की तरह करते हैं, चारा बोलते हैं उसको। उसके बाद में रबी सीजन जो होता है वो अक्टूबर में, सितंबर टू नवंबर का, अक्टूबर टू दिसंबर का महीना जो होता है उसे कहते हैं रबी सीजन। उस वक्त में विंटर सीजन शुरू हो जाता है, और विंटर सीजन में वो लेते हैं पोटैटो और व्हीट। व्हीट ये रबी क्रॉप ही है, उसको खरीफ क्रॉप नहीं कह सकते, क्योंकि खरीफ क्रॉप में बारिश होती है, व्हीट को बारिश यानी पानी बहुत कम लगता है। व्हीट को नेसेसरी है
ठंडे दिन यानी कूलर क्लाइमेट की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस वक्त में वो व्हीट का प्रोडक्शन लेते हैं, और व्हीट का प्रोडक्शन जो सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन उनका जब होता है तो सेल इट इन द रायगंज मार्केट, सेल इट इन द रायगंज मार्केट, नियर बाय मार्केट जो है उनका रायगंज में सेल कर देते हैं, यानी यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाती है, ट्रेडिंग होता है, सॉरी टर्शियरी एक्टिविटी होती है, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, सेलिंग, बाइंग, ये इस एक्टिविटी में आ जाता है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया है। नाउ अब हमें यह समझ में आ गया कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग एक साल में सेम लैंड से निकालते हैं, ये तो सबको समझ में आ गया है। अब दूसरी बात है, मल्टीपल क्रॉपिंग किस तरह से ले सकते हैं, कौन सी टेक्निक उनके पास है, कौन सी टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं जिससे वो एक ही जमीन से मल्टीपल क्रॉपिंग निकाल सकते हैं। क्योंकि पर्टिकुलरली क्या होता है, बहुत सारे जमीन जो होती है वहां पे एक या दो ही क्रॉप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। अब यहाँ पे हमने ये बात नहीं बताई थी कि जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है वो साल में एक बार वो भी निकालते हैं। सो दे यूज्ड टू टेक शुगर केन क्रॉप वंस इन अ ईयर, वो भी क्रॉप लेते हैं, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटी हमने देखा है शुगर केन से जो जागरी मैन्युफैक्चर होता है तो वो रिलेटेड करता है एग्रीकल्चर से ही, तो वो भी उनका एक एक्टिविटी है। तो क्या फैक्टर्स है जो रिस्पांसिबल करता है उनको, पहला है ग्रेन रिवॉल्यूशन, ग्रेन रिवॉल्यूशन। अब ये ग्रेन रिवॉल्यूशन है क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के बाद हमने अडॉप्ट की है, ये 1960 के बाद हमने ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की टेक्निक को अडॉप्ट किया है। होता क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया क्यों, ग्रीन रिवॉल्यूशन को हमने अडॉप्ट क्यों किया, ये तो वेस्टर्न टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू हम HYV सीड का इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब ये होता क्या है, हम इस्तेमाल करते हैं HYV सीड्स का, जिसका फायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, तो यील्ड पर हेक्टर इंक्रीज, जो बढ़ती पॉपुलेशन, सो फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन द रिक्वायर्ड नीड फॉर द फूड इज बीइंग फुलफिल्ड। अब जो बढ़ती आबादी के लिए उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन को ज्यादा निकालना जरूरी है, क्योंकि हम लैंड को एक्सपेंड नहीं कर सकते, लैंड तो उतनी ही है। यानी जमीन को हम तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो जमीन है उसमें से हमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड यानी प्रोडक्शन करना जरूरी है। बढ़ती पॉपुलेशन की नीड्स को कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है, तो हमें मजबूरन, ध्यान दीजिए, दिस इज ओनली बिकॉज वी नीड इट। तो पहले मैन्युअर के साथ में काम होता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, लेकिन 1960 के बाद में हमारी जो पॉपुलेशन इतनी ड्रामेटिकली वो इंक्रीज हो गई कि हमें फूड का शॉर्टेज होने लगा था। उसी वक्त हमें पता है फैमाइन 2-3 साल तक फैमाइन का प्रॉब्लम हुआ था, हमारे यही देश में नहीं तो चाइना में भी हुआ था उसी वक्त में। तो ये प्रॉब्लम्स होने के बाद में हमको समझ में आ गया कि नहीं, हमें फूड का एक्स्ट्रा बफर स्टॉक रखना जरूरी है। इफ एनी कैलामिटी ऑकर्स इन फ्यूचर वी मस्ट प्रिपेयर टू कॉम्बैट इट, ये हमें समझ में आ गया था, इसीलिए हमने इस टेक्निक ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया। इसका बेनिफिट क्या मिला, ये बेनिफिट है यील्ड पर हेक्टर इंक्रीज। लेकिन जब हम किसी बेनिफिट की बात करते हैं तो कॉइन हैज इट्स टू साइड्स, तो पहली साइड ये है, दूसरी साइड क्या है, ये एडवांटेज है, लेकिन डीमेरिट भी है। क्या डीमेरिट है,
अब देखिए हम यूज करते हैं HYV6 के साथ में हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। अब ये ध्यान रखिए जब कभी भी HYV6 का इस्तेमाल होता है साथ में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज होता है तो वाटर रिक्वायरमेंट यानी इरिगेशन भी ज्यादा लगता है, पानी ज्यादा डिमांड करती है जमीन, सॉइल डिमांड मोर वाटर, ठीक है। इसका भी डिमेरिट्स हमें समझ में आता है। देखिए क्या होता है, क्या डिमेरिट्स क्या है। पहला डिमेरिट क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी। पहला लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म में आने वाले कुछ सालों में इन HYV6 का इस्तेमाल होने के वजह से क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी, फर्टाइल क्वालिटी वो लूज कर देती है, बंजर बन जाएंगी, इनफर्टाइल बन जाएंगी। दूसरा क्या है, वाटर टेबल, वाटर टेबल क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। वाटर टेबल कौन सा, ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जमीन के अंदर का पानी वो बहुत कम हो रहा है क्योंकि अब हमें इरिगेट करना पड़ रहा है जमीन, जो सीड्स है डिमांड कर रही है ज्यादा से ज्यादा वाटर, पानी। तीसरा डिमेरिट क्या है, तीसरा डिमेरिट है अब ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, HYV6 ये एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है पहले से भी ज्यादा। अब इसको खरीदना हर किसान का मजबूरी हो गया है, लेकिन हर किसान ये खरीद नहीं सकता, तो ये हो गया है हमारा एक्सपेंसिव एग्रीकल्चर, एक्सपेंसिव एग्रीकल्चर। ये तीन डिमेरिट्स है। तो सवाल क्या आएगा, आपको क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेरिट्स भी लिखना है और डिमेरिट्स भी लिखना है। तो मेरिट में लिखेंगे आप, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो है इट यील्ड मोर प्रोडक्शन पर हेक्टर, पर हेक्टर जमीन जो होती है उसमें से ज्यादा हमें क्या मिल रहा है, ग्रेन प्रोड्यूस मिल रहा है। ये तो उसका एक ही फायदा है। दूसरा फायदा ये है, हम लिख सकते हैं दूसरा फायदा क्या है, थ्रू दिस सरप्लस प्रोडक्शन गवर्नमेंट कैन प्रोक्योर फूड थ्रू पीडीएस सिस्टम, बफर स्टॉक रख सकते हैं और आने वाली जो कैलेमिटी है, डिजास्टर्स है, जैसे कि फैमाइन है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, ऐसे डिजास्टर के लिए हम प्रिकॉशन के तौर पे फूड सप्लाई कंटिन्यूअस कर सकते हैं। ये दो बेनिफिट है, बाकी सब डीमेरिट्स है। सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड अप टू दिस, ओके।